अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं शाहीना शफ़ी आप सबका खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन किराम, मैं आज जिस मौजू पर बात करना चाहती हूँ वो कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल यानी कि बढ़ते हुए खुदकुशी के वाक़ात को लेकर है कि आखिर किन वजूहात के कारण वादी कश्मीर में ये सब हो रहा है। और एक स्टैटिशन होने के नाते इसके मुतल्लिक पूरी जांच पड़ताल करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंची हूँ, मैं वो जानकारी वो मालूमात आप सब लोगों के साथ इस वीडियो के ज़रिए बांटना चाहती हूँ। नाजरीन किराम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जहनी तनाव की। जहनी तनाव जो कि ज़्यादातर बीमारियों का कारण होता है, फिर चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो या जहनी बीमारी। जिस तरह जिस्मानी सेहत का होना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह जहनी सेहत का होना भी ज़रूरी है। अगर कोई इंसान जिस्मानी तौर पे किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो या तो वो हॉस्पिटल जाता है डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए या किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाता है। ठीक उसी तरह अगर कोई इंसान हद से ज़्यादा किसी जहनी दबाव, तनाव यानी कि स्ट्रेस का शिकार हो, यानी कि कोई इंसान माइल्ड डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो, तो उन्हें चाहिए कि वो किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे। अब अगर मैं माइल्ड डिप्रेशन की बात करूं तो जो सिम्टम्स होते हैं माइल्ड डिप्रेशन के वो यूं होते हैं कि जो माइल्ड डिप्रेशन का पेशेंट होता है उसे स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि उसे नींद की प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात क्या होता है कि जो उसका वज़न होता है वो हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है। तीसरी बात, जो उसका मूड होता है वो हद से ज़्यादा वो ज़्यादातर ख़राब ही रहता है। और चौथी बात, जिन चीज़ों में वो पहले दिलचस्पी ले रहा होता है अब उन्हीं चीज़ों को वो नापसंद करता है। अब मैं बात करती हूँ सिम्टम्स जो है एंजाइटी के। एंजाइटी में क्या होता है कि जो अशख़ास इसमें मुब्तला होते हैं उनका जो मूड होता है, मतलब ज़्यादातर उन्हें गुस्सा आता है या तो उन्हें श्यूरिंग होती है बात बात पे, या उनकी जो पल्स रेट होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है। और समटाइम्स क्या देखा जाता है उनमें कि जो उनके चीक्स वगैरह होते हैं, इन सम केसेस जब उनकी पल्स रेट हद से ज़्यादा तेज़ होती है, शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है, चीक्स पिंक होने लगते हैं, जस्ट लाइक कि कश्मीरी में हम बोलते हैं वशलुन खसुन। अब मैं बात करती हूँ ओसीडी की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि इसमें एक्सेसिव थॉट्स आने लगते हैं, फियर होता है बहुत ज़्यादा। जो ये थॉट्स होते हैं वो अनरीजनेबल होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोगों को लगने लगता है कि उन्हें बार बार पेशाब आ रहा है, यानी कि यूरिन की प्रॉब्लम है। कभी कभार हो भी सकता है कि उन्हें यूरिन की प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी कभार कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें लग रहा होता है, जिन्हें थॉट्स आ रहे होते हैं इस प्रकार के कि उन्हें यूरिन बार बार आ रहा है, पेशाब बार बार आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, जबकि वहाँ पे उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उनके एक्सेसिव थॉट्स होते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ डिसऑर्डर होते हैं जस्ट लाइक डर्मेटिलोमैनिया। उसमें क्या होता है कि जो जिनको ये डिसऑर्डर होता है वो सिकियर पील ऑफ करने लगते हैं। कश्मीरी में नहीं बोलते हैं हम, जस्ट लाइक कि जख्मन क्रियल तुलेन। तो वो बंदे, वो अशख़ास जिनमें ये डिसऑर्डर होता है, उनके जहाँ पे भी ज़ख्म होते हैं फिर जो ऊपर से उसका होता है वो मतलब पील करते हैं उसको। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं ट्राइकोटिलोमैनिया की, इसमें क्या होता है, इस वाले डिसऑर्डर में जो अशख़ास होते हैं इसमें मुब्तला, वो हेयर पुलिंग करते हैं, बाल निकालते हैं, फिर चाहे वो आईब्रो का बाल हो, जहाँ पे भी मतलब कहीं पे भी जिस्म में ना वो बाल निकालते हैं।
तो ऐसे ही कभी कई कभार हम देखते हैं कि कुछ इंसान को हद से ज़्यादा सफाई का शौक होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सफाई नहीं करनी चाहिए, सफाई इंसान का आधा ईमान है, लेकिन कुछ लोगों में ये डिसऑर्डर होता है। वो कई कभार क्या होता है कि वो हल्का सा दाग भी कहीं पे देख लेते हैं, सारे ज़रूरी काम छोड़ छाड़ के पहले उसको साफ करने में लग जाते हैं। तो ये उनका ना एक तरीके का डिसऑर्डर होता है। तो जो भी ऐसे अशखास है, फिर चाहे वो माइल्ड डिप्रेशन के पेशेंट्स हो, या एनजाइटी के पेशेंट्स हो, या ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि जिन्हें ये एक्सेसिव थॉट्स आते हैं, इसके अशखास हो, तो उन्हें चाहिए कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। नाज़रीन किराम, अब मैं उन वजूहात की बात करना चाहूँगी जो माइल्ड डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी के पीछे होने के साथ साथ वादी बर में खुदकुशी के वाक़ात के पीछे भी है। और उन सब वजूहात में से मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी, जो कि कई सारे केसेस में देखा गया है, वालिदैन का हद से ज़्यादा सख्त होना या लापरवाह होना। ना ही वालिदैन का हद से ज़्यादा सख्त होना अच्छा होता है, और ना ही उनका हद से ज़्यादा लापरवाह होना अच्छा होता है। यहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी के हवाले से कुछ बताना चाहूँगी। साइकोलॉजी के हिसाब से जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट होती है वो 4 स्टेजेस में होती है: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस पीरियड एंड एडल्टहुड। जो इन्फेंसी की एज मेंशन करी गई है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, वो है 0 to 3 years। चाइल्डहुड 4 to 12 और 13 years। एडोलसेंस पीरियड 12 to 18 फॉर गर्ल्स एंड 13 to 19 फॉर बॉयज़। एंड आफ्टर दैट जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं एडल्टहुड। अब जो बात करते हैं हम यहाँ पे एडोलसेंस पीरियड की, जिसको हम टीनेज पीरियड भी कहते हैं, ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, जहाँ पे एक बच्चे की परवरिश में सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है उसके वालिदैन का, उसके टीचर्स का। अगर यहाँ पे कोई बच्चा बिगड़ गया तो उसका मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है, और अगर कोई यहाँ पे इस दौरान इस पीरियड में संभल गया तो समझ लीजिए कि उसका मुस्तकबिल जो है वो संभल गया। तो आप समझ सकते हैं जो ये एडोलसेंट पीरियड होता है ये कितना अहम होता है एक बच्चे के लिए। और उतना ही ज़रूरी यहाँ पे होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो एक बच्चे को एक दोस्त की तरह समझे, उनसे दोस्ती करे, उनको समझाए, सही और गलत में फ़र्क समझाए, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जहाँ पे उन्हें सही और गलत में फ़र्क का पता नहीं होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से हम कहते हैं इट इज़ अ प्लेजर प्रिंसिपल। यहाँ पे बच्चा वही करता है जिसमें उसको खुशी महसूस होती है, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो ये बड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चे को बताए, वो बच्चे के दोस्त बने, दोस्त बन के उसे समझाए सही और गलत का फ़र्क। ज़्यादातर हम देखते हैं, जस्ट लाइक कि अगर हम देखेंगे नशीली चीज़ों का उपयोग करना, ड्रग एडिक्ट, स्मोकिंग करना, वो ज़्यादातर इसी उम्र के बच्चे करते हैं जो एडोलसेंट होते हैं। शुरुआत उनकी वही से होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि ड्रग एडिक्ट बनने के बाद एक इंसान, एक बच्चे की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ड्रग एडिक्शन एक बीमारी है जिसको हम सिर्फ मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन से ख़त्म नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन ज़रूरी होती है, उतनी ही ज़रूरी जितना कि इंसान का सांस लेना। इसीलिए मैंने कहा कि जो एडोलसेंस पीरियड होता है वहाँ पे वालिदैन का एक अहम रोल होता है। अगर वहाँ पे वालिदैन बच्चे को मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन दे,
तो वो आगे जाके गलत नहीं कर सकते। जब एक इंसान ड्रग एडिक्ट होता है उस वक़्त उसको सही और गलत की समझ नहीं होती है। अगर होती तो वो वैसा करता ही नहीं। उस वक़्त अगर उसको मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन के बारे में बोला जाए तो कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो गिल्टी फील करने लगते हैं और उनको लगता है कि खुदकुशी ही उनका आखिरी मुकाम है। तो उस वक़्त उसके घर वालों को चाहे कि एक दोस्त की तरह समझे, उसका दोस्त बने, ये जानने की कोशिश करे कि आखिर वो ड्रग को क्यों लेने लगा है। नाज़रीन किराम, यूँ तो हम कहते हैं कि नशीली चीज़ों का उपयोग करना भी खुदकुशी के वाक़ात के पीछे है, फिर चाहे वो नशीली चीज़ें ड्रग्स हो या स्मोकिंग हो। ऐसे ही हम समझते हैं कि फेलियर, इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स का होना या ब्लैकमेलिंग ये भी वजूहात है खुदकुशी के वाक़ात के। ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है एडोलसेंस पीरियड से। अगर मैं वालिदैन का हद से ज़्यादा सख्त होने की बात करूं तो क्या होता है आजकल के वालिदैन, कई सारे वालिदैन ऐसे होते हैं, कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि वालिदैन जो होते हैं बच्चों को प्रेशराइज करते हैं। फलानी बच्चे की इतनी परसेंटेज है तो आपकी इतनी आनी चाहिए, फलानी का बच्चा ये जॉब करता है तो आपको उससे ज़्यादा हाई प्रोफाइल जॉब मिलनी चाहिए, जिसके नेगेटिव असरात होते हैं उनके बच्चों पे। जो इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स, खुद को कमतर समझने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर कभी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो वो उस फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो समझता है कि फेलियर होने से बेहतर है कि वो खुदकुशी करे, जबकि ऐसा नहीं है। वो उस फेलियर को एज अ पॉजिटिविटी में लेके एक नई शुरुआत कर सकता है, क्योंकि इस बार उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, कुछ केसेस में देखा गया है कि वालिदैन का हद से ज़्यादा लापरवाह होना, जैसे कि जो आजकल हम देख रहे हैं ब्लैकमेलिंग के केसेस हो रहे हैं, इंटरनेट वीडियो कॉलिंग, लव रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स वगैरह, जो ऐसे हमें चीज़ें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं उन सब में वालिदैन की लापरवाही है। या नशीली चीज़ों का उपयोग करना, जिसमें हम ड्रग्स का उपयोग बोले या स्मोकिंग का उपयोग बोले। ये मेरी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, द हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड टुवर्ड स्मोकिंग एमंग मेल स्टूडेंट्स। ये सारा तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती, हाँ इसके कुछ मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो ज़्यादातर एज ग्रुप के बच्चे नशीली चीज़ों का उपयोग करते हैं वो 18 to 20 इयर्स के बच्चे हैं, और जिनके पेरेंट्स ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा नशीली चीज़ों का उपयोग करते हैं बनिस्बत जिनके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं। जिनकी फैमिली की लो इनकम है वो ज़्यादा नशीली चीज़ों का उपयोग करते हैं। इस प्रोजेक्ट की जो अहम बात मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि सर्वे करने के दौरान ज़्यादातर लोगों ने हमें ये बताया कि वो इन सब चीज़ों का, नशीली चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है इससे उनका जहनी तनाव कम होता है, यानी कि उनकी स्ट्रेस लेवल कम होती है, जो कि हकीकत में नहीं है। ये उनकी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है।
उन्होंने दिमाग में रख दिया है कि इन नशीली चीज़ों का उपयोग करने से उनका जो ज़हनी तनाव है वो कम हो रहा है। नाज़रीन किराम, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू तशद्दुद भी एक वजह है बढ़ते हुए खुदकुशी के वाक़ात के पीछे। घरेलू तशद्दुद कई सारे केसेस में देखा गया है कि डाउरी को रिलेटेड होता है, यानी कि जहेज को लेके होता है। यहाँ पे भी हमारे घर के बुज़ुर्गों का, वालिदैन का एक अहम रोल होता है कि अपने फ़र्जंद को समझाए, सही और गलत में उसको फ़र्क करना दिखाए कि आखिर जैसे उनकी बेटी होती है, उनकी बहू भी किसी के घर की बेटी होती है, अब वो उनके घर की बेटी होती है। और एक वजह जो बढ़ते हुए खुदकुशी के वाक़ात के पीछे है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि एक शादीशुदा इंसान का अपने साथी के अलावा किसी और के साथ नाजायज़ संबंध रखना, जो कि आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है और खुदकुशी का एक अहम बाइस बन गया है। यहाँ पे भी हमारे घर के बुज़ुर्गों का, वालिदैन का एक अहम रोल है कि वो अपने फ़र्जंद को, अपने बच्चों को समझाए, सही और गलत में उनको फ़र्क करना सिखाए, ताकि हम इस सब से, हमारा माशरा इन सब चीज़ों से बच सके। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताती चलूँ कि बेरोज़गारी और लॉकडाउन भी शामिल है कश्मीर में बढ़ते हुए खुदकुशी के वाक़ात के पीछे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग 5 अगस्त 2019 से जब से आर्टिकल 35A 370 एब्रोगेट हुआ है, तब से कश्मीर में ज़्यादातर बंद ही रहा है और यहाँ का सारा निज़ाम बिगड़ गया है। फिर चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो या बिजनेस सेक्टर या बेरोज़गारी, कश्मीर के लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना करने की वजह से उनका ज़हनी दबाव बढ़ गया है और बाकी की बची हुई कसर कोरोना लॉकडाउन ने पूरी कर दी, जिसमें लोग ज़्यादा तादाद में बेरोज़गार हो गए। हमारी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से यही गुजारिश रहेगी कि कश्मीर और कश्मीरियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचे, कुछ करे। नाज़रीन किराम, आखिर में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से हम ज़हनी तनाव यानी कि स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना हो सके उतना नेगेटिव थॉट से दूर रहे। दूसरी बात, जितना हो सके खुद को एक्टिव रखे, कामों में मसरूफ़ रखे, वर्कआउट करे, एक्सरसाइज करे, रोज़ाना कम से कम 20 मिनट चला करे, रोज़ाना कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पिया करे, क्योंकि जो हमारा जिस्म होता है, ज़्यादातर हमारे जिस्म का हिस्सा पानी का बना हुआ है और पानी पीने से, अच्छी मकदार में पानी पीने से जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारा दिल होता है, वो तंदुरुस्त रहता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना हो सके फ़ोन एडिक्ट ना बने, फ़ोन को फ़ोन की ही तरह इस्तेमाल करें। और एक अहम बात जिससे हम ज़हनी तनाव दूर कर सकते हैं, वो है कि नींद का पूरा करना। नींद का पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है, फिर चाहे वो जिस्मानी सेहत हो या ज़हनी सेहत। आखिर में सबसे अहम बात जिससे हम ज़हनी तनाव दूर कर सकते हैं, वो ये है कि जितना हो सके अपना क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करें। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम इस ज़हनी तनाव से बचे और जो ये खुदकुशी के वाक़ात हमारे कश्मीर में हो रहे हैं, ये थम जाए।
नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। तो दीजिए इजाज़त अपनी मेज़बान शाहिना शफ़ी को। अल्लाह हाफ़िज़।